Okay, so here today we have to study we have to study proofs of two laws on the basis of Huygens wave theory of light. जनरली देखा जाए तो लॉज के कोई प्रूफ्स नहीं होते. लॉ अपने आप में एक लॉ है, लॉज के प्रूफ्स नहीं होते. बट स्पेशली हाइगेंस ने लाइट को वेव बताया, दैट लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो इसको अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि रियलिटी में लाइट जो है वो वेव के जैसे प्रोपोगेट करती है, या लाइट हैज वेव नेचर, इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने कहा कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉ है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है हमारा, वी नो दैट रिफ्रैक्शन का, दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, है ना. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों है. तो हाइगेंस ने कहा कि अगर मैं अपनी वेव थ्योरी से इन लॉज को प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब यह है कि जो मेरी वेव थ्योरी है वो सही है. तो इन्होंने क्या किया, लॉज को प्रूफ करके अपनी थ्योरी का एक्चुअली कंसिस्टेंसी बता दी, अपनी थ्योरी का कि मेरी थ्योरी सही है. क्योंकि मेरी जो थ्योरीज है कि जो मैं सोच रहा हूँ वेव्स के लाइट के बारे में कि लाइट हैज अ वेव नेचर, वो सही है, क्योंकि उस नेचर से भी मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर दिया. ठीक है, बिकॉज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये प्रूव्ड. तो इसको हम लोग आज हाइजेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रूफ करने वाले हैं. दोनों एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ज्यादा इसके अंदर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. जो बेसिक से हमारे कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स के बेसिस पर जो हाइगेंस वेव थ्योरी हमने पढ़ी है, प्रिंसिपल्स पढ़े, ठीक है, जो रूल्स हैं वो सब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे. कुछ मैथमेटिक्स का नॉलेज यहाँ पर अप्लाई होगा एंड लास्ट में हम लोग इन दोनों लॉज को प्रूफ करेंगे. दोनों लॉज में से कोई एक लॉ 3 मार्क्स के लिए हमारे एग्जामिनेशन में जो है वो आता है. या तो रिफ्लेक्शन का लॉ आएगा या रिफ्रैक्शन, या तो इसका आएगा या इसका आएगा, कोई एक कंफर्म रहता ही रहता है. ठीक है ना. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला प्रूफ फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ फॉर laws of reflection. So here we will study about proof of laws of reflection. Okay, proof for laws of reflection, laws of reflection. ठीक है, on the basis of Huygens wave theory of light, on the basis of हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट. हाइगेंस की वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर हमें इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दैट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. तो अगर हम हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट की थ्योरी से इस चीज को प्रूफ कर लेते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फिर इसका मतलब यह है कि हाइगेंस की वेव थ्योरी सही है. हाइगेन की मेन मतलब थ्योरी क्या है, हाइगेंस के अकॉर्डिंग वेव्स जो है वो वेवलेट्स के वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है. मेन सोर्स है, ठीक है, इसका वेव फ्रंट बना, उस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स है वो क्या करेंगे, वो भी लाइट एमिट करेंगे. दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. सब अपना अपना वेव फ्रंट बनाएंगे, इस पर एक कॉमन टेंजेंट बना देंगे, वो नया वेव फ्रंट होगा. उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे अगेन वो नेक्स्ट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करेंगे, वो भी लाइट इमिट करेंगे, सबके अपने अपने वेव फ्रंट बनेंगे. फिर उसके ऊपर हमने टेंजेंट बना दिया, वो नया वेव फ्रंट होगा. इस तरीके से लाइट क्या करती है, प्रोपोगेट करती है. बैकवर्ड डायरेक्शन में जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी को हम क्या मान लेते हैं, 0. तो यहाँ दोनों प्रूफ्स हम लोगों को करने हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है. लास्ट लेक्चर भी मैं अपना चैनल पर अपलोड करूंगा. ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा था उनको मिल जाएगा वो लेक्चर, और ये लेक्चर भी मैं अपलोड करूंगा चैनल के ऊपर. तो दोनों चीजें, क्योंकि थोड़ा टफ नहीं बोलना चाहिए, 1 से 2 बार अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप उसको रिवाइज करके देख सकते हैं. ठीक है, तो इधर बड़ी शांतिपूर्वक समझिए. दोनों चीजों को हम लोग कंफर्म करने वाले. पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन का लॉ पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो रिफ्रैक्शन भी आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा. फिर रिफ्रैक्शन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, डायग्राम में अच्छे से आपको समझाता हूं. डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है.
ये मान लेते हैं कि एक प्लेन सरफेस है, मिरर है, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। ये एक प्लेन सरफेस है, मिरर है, तो इसका बैक साइड हम लोग ऐसा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कराना है, रिफ्लेक्शन कराना है। हमें कौन सा फेनोमेना करना है, रिफ्लेक्शन का फेनोमेना। रिफ्लेक्शन के फेनोमेना के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, जस्ट लाइक मिरर, एक्स वाई, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा सोर्स कहीं इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है। जब इन्फिनिटी सोर्स से रेज आती हैं तो रेज कैसे हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो हम मानते हैं कि दो रेज आ रही हैं, एक रे ये है, ठीक है, इस तरीके से, और एक रे ये है हमारी, इस तरीके से। अभी देखिए, ये दोनों रेज हैं, कौन सी इस तरफ से आ रही है, सोर्स कहीं पर होगा, ठीक है, दोनों रेज पैरेलल है। तो ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रेज। ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रेज। हमको पता है कि वेवफ्रंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर। एक ये चीज पता है हम लोगों को, दैट वेवफ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेज, एक। और अगर रेज पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल रेज के लिए जो वेव फ्रंट का शेप होता है वो कैसा होता है, प्लेन होता है। तो यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। मान लेते हैं कि इन रेज के लिए जो हमारा वेव फ्रंट है वो कैसा है, ऐसा। तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए, और इसका नाम रख दिया बी। तो हमारा जो ये वेव फ्रंट है ये क्या है हमारा, तो यहां लिख देंगे हम लोग ए बी क्या है हमारा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी हमारा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। यहां तक सारी चीजें बिल्कुल फिर से बोल दूं मैं, क्लियर कट मिलेगी आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन कराना है तो हमने एक मिरर ले लिया एक्स वाई, ठीक। रेज आ रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं, इसका मतलब सोर्स कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर, कॉज इन्फिनिटी से या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सोर्सेज से जब रेज आती हैं तो पैरेलल आती हैं। पैरेलल रेज आ रही हैं, दैट इज ओके। अब पैरेलल रेज पर हम पैरेलल ना भी तो रेज जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है वेव फ्रंट उस पर कैसा होता है, परपेंडिकुलर। और अगर रेज पैरेलल है तो पैरेलल रेज के लिए हमारा जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है, प्लेन होता है। तो यहां पर ये देखिए हमारा वेव फ्रंट रेज के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये ए बी हमारा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको ध्यान से समझाऊंगा पूरा टाइम लेकर, ताकि रिफ्रैक्शन में हमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत ना पड़े। रिफ्रैक्शन में जो कंसेप्ट रहेगा उतना बताएंगे, हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ए बी हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। मान लो इस वक्त हमने टाइम माना हमारा t इज इक्वल्स टू 0। अभी जो हमारा वेव फ्रंट ए बी है उस वक्त हमने टाइम कितना मान लिया, 0। अब हमने कहा ये ए बी हमारा वेव फ्रंट है। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो इस ए बी वेव फ्रंट पर मान लेते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हर पॉइंट क्या करेगा, सेकेंडरी सोर्स की जैसे एक्ट करेगा, और हर सोर्स क्या करेगा, अपनी अपनी रेज एमिट करेगा और वो अपना वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करेगा। वेव फ्रंट इफेक्टिव किस तरफ होते हैं, ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन की बात नहीं करनी है, ठीक। बट हम इस वेव फ्रंट पर कितने भी पॉइंट्स हो, हम 2 पॉइंट्स की बात करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमने कहा पॉइंट बी को, ठीक है, मान लेते कि v इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, v इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मान लेते हैं v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, इन दिस मीडियम। ऑब्वियस सी बात है, एयर है, ये मीडियम क्या हमारा, एयर है। तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है हमारी, v। हमने जो रे बी पर है, जो रे मतलब यहां पर ये पॉइंट जो है बी, जो इस वेव फ्रंट के ऊपर है, हमने बी को कहा कि ठीक है हम तुमको टाइम टी देते हैं। कितना टाइम दिया हमने, टाइम टी दिया, ठीक। आफ्टर टाइम टी, मान लो कि हमने बी को कहा कि आप वेव फ्रंट के ऊपर हो, आप एक सोर्स हो, ठीक है,
हमने आपको, आप टाइम t इक्वल टू 0 पर थे, हमने आपको टाइम t दिया और आपकी स्पीड कितनी है v, आप कितनी दूर तक जा पाओगे। तो सपोज b क्या करेगा, अपना रेज इमिट करेगा, वेव फ्रंट वेव फ्रंट वेव फ्रंट वेव फ्रंट बनते 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 सपोज यहां पर उसका एक वेव फ्रंट बना, ठीक है। b क्या करेगा भाई, ये सोर्स है ना हर डायरेक्शन में, ये b है सपोज b, ऐसे ऐसे ये अपना वेव फ्रंट बनाते जाएगा। तो सपोज ये ऐसा था, यहां पर इसका एक वेव फ्रंट पहुंचा, इसको नाम हमने दिया c, इसको नाम क्या दे दिया c। तो हमने कहा ये जो b पॉइंट है, आफ्टर टाइम t इसका वेव फ्रंट कहां पहुंचता है, पॉइंट c पर। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, bc डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, bc डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस तरीके से थोड़ा सा समझ लेना इसको, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, bc। तो अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड हमने मानी b, डिस्टेंस कितना माना, डिस्टेंस इस वेव ने कितना कवर किया, b से लेकर c तक, तो डिस्टेंस कितना होगा bc। अच्छा, टाइम हमने b को कितना दिया था, जिसने यहां तक पहुंचा टाइम दिया था t, देयरफॉर bc हो गया डिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे vt, तो bc की वैल्यू कितनी आई हमारी vt, कि भाई bc डिस्टेंस कितने में, vt, वेलोसिटी v थी, टाइम t था, तो bc vt। अच्छा ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ा। अब उसी वक्त अभी a बैठा थोड़ी ना रहेगा भाई, a और b एक ही जगह पर है, b वेव फ्रंट बना रहा है इस डायरेक्शन में, a भी क्या करेगा, वेव फ्रंट बनाएगा, बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन की बात नहीं करना। तो a भी क्या करेगा, अपना क्या बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा, ठीक है। अब मीडियम सेम, स्पीड ऑफ लाइट सेम, हमने टाइम दिया सेम, हमने जितना टाइम b को दिया हमने a को कहा आपको भी टाइम t दिया, और आप भी उसी मीडियम में हो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v है। भाई लाइट की स्पीड b हो a हो, सबकी तो सेम ही होगी, 3 × 10⁸। तो हमने कहा जितना टाइम हमने b को दिया था उतना टाइम आपको भी दिया, ठीक है, और आपकी भी स्पीड कितनी है, v है। आप भी जहां तक ट्रैवल कर सकते हो कर लो। तो वो भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मीडियम सेम है, टाइम सेम है, स्पीड सेम है, तो जितना डिस्टेंस b ने c तक, b को टाइम लगा c तक पहुंचने में, सेम इसको भी दिया, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर रे ने कवर किया उतना ही इसको भी लगेगा, ठीक, क्योंकि स्पीड सेम, टाइम सेम। तो हमने क्या कहा कि b से लेकर राउंडर ओपन करो, b से c इतना ओपन करो, उसके बाद a पर रखो और ऐसा स्फीयर बना दो, ठीक है। तो अब समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, a भी वेव फ्रंट बना रहा है, मैं पूरी नहीं बना रहा हूँ बिकॉज बैकवर्ड डायरेक्शन की जरूरत नहीं, a भी अपनी वेव फ्रंट बना है। तो t टाइम में जब b c पर पहुंचा तो a यहां तक पहुंचा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि a जो है वो सपोज यहां तक, यही डिस्टेंस जितना bc का है वही डिस्टेंस उतना होगा, तो इतना यहां से स्केल से मेजर करना और यहां पर पुट कर देना। अगर ये आपको 8 सेंटीमीटर दिख रहा है तो ये भी कितना ट्रैवल करेगा, 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सेम है, मीडियम सेम है। इसके बाद वाले टॉपिक में थोड़ा चेंज रहेगा, वहां पर हम लोग देख लेंगे। तो यहां पर ये क्या आया, हमने देखा कि यहां पर ए का वेव फ्रंट बना कुछ इस तरीके से, है ना भाई। ये पूरा ना बनाते हुए मैंने सिर्फ इतना सिलेक्ट कर लिया, सब हटा दिया, सिर्फ इतना सिलेक्ट कर लिया। तो यहां पर हमने देखा इतना सिलेक्ट कर लिया, ठीक, ये पॉइंट था। अब हमें कॉमन जो वेव फ्रंट है वो चाहिए। तो हमारा कंसेप्ट क्या है भाई, बी से लाइट आगे बढ़ी, ए से लाइट आगे बढ़ी, दोनों पर एक कॉमन टेंजेंट बना दो, वो हमारा क्या होगा, वेव फ्रंट होगा। तो हमने लिया और इसके ऊपर एक वेव फ्रंट इस तरीके से एक परपेंडिकुलर मतलब कॉमन टेंजेंट बना दिया, लाइक दिस। हमने एक कॉमन टेंजेंट बना दिया इस तरीके से, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे दिया हम लोगों ने डी। इस पॉइंट को क्या नाम दिया हमने, डी पॉइंट। बस इतना काम था आपका। एग्जाम में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आपको ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया, बस। अब आपको पता है
कि रेज जो है वो वेव फ्रंट के कैसे होती है, परपेंडिकुलर, या वेव फ्रंट रेज पर परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन होगा तो ए से एक रे इस तरफ जाएगी, ये ए का वेव फ्रंट है, तो यहां से रे कुछ ऐसे जाएगी, रे यहां से कुछ ऐसे आगे बढ़ी, ठीक है। इन द सिमिलर वे ये बी यहां तक पहुंचा, फिर यहां से रे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ी, यहां से रे इस डायरेक्शन में आगे, इस तरीके से। ये क्या होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। और ये हमारा CD हमारा क्या हो गया, CD हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, CD हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। चल अब थोड़ा सा यहाँ मैं इसको फिर से थोड़ा क्लियर बना दूं, जरा गड़बड़ हो गई है, ताकि हम सारी चीजें क्लियर कर सके थोड़ा अच्छा, ताकि मैं एंगल समझा सकूं आप सभी लोगों को, क्योंकि एंगल समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, ओके। ये हमारा कॉमन टेंजेंट है, इसको पॉइंट C नाम दिया हमने, और यहाँ पर ये रेज हमारी इसको टच कर रही है जिस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा क्लियर है। अब मैं यहाँ से एंगल के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ टाइम t = 0 था, B जब C पर पहुंचे तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना है, t = t। मान लो हमने 2 सेकंड 10 सेकंड जितना भी देना था उतना टाइम यहाँ पर। अगेन सेम चीज, वेव फ्रंट रेस पर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, वेव फ्रंट रेस पर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीजें समझ ली डायग्राम। अब आगे थोड़ा सा एंगल की बात करते हैं हम लोग। अच्छा पहले ये देखो BC कितना है, VT, BC कितना आया VT, तो AD कितना होगा, AD कितना होगा, दिख नहीं रहा, थोड़ा इधर ले लेते हैं अब हम लोग इसको। जब BC है तो AD कितना होगा, मैंने अभी बताया जितना टाइम B को, भाई B और A दोनों सेम टाइम पर 0 पर थे, हमने B को कहा आपको टाइम T दिया, तो वो यहां से यहां तक पहुंच गया, सेम टाइम B को दिया, हमने कहा जितना टाइम B को दिया आपको भी सेम टाइम दिया, A को भी टाइम T दिया। B भी क्या है, स्पीड V से ट्रैवल करता है, A भी स्पीड V से ट्रैवल करता है। इसका मतलब यह है कि जितना डिस्टेंस BC होगा उतना ही डिस्टेंस AD भी होगा। तो AD की वैल्यू अगर BC VT है तो AD भी कितना होगा, VT होगा, ये याद रखना आपको, AD भी कितना होगा हमारा, VT ही होगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग एंगल के बारे में डिसाइड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में बनाते हैं हम लोग नॉर्मल, इस तरीके। भाई ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एग्जैक्टली क्या आता है, नॉर्मल आता है हमारा, ठीक है। अब एंगल के बारे में समझना शुरू करते हैं। देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब आप देखोगे इंसिडेंट रे और ए बी जो हमारा वेव फ्रंट है, इसके बीच में टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। अब इस 90 डिग्री में से देखो इंसिडेंट रे और ये प्लेन वेव फ्रंट AD, टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस 90 डिग्री में से ये हमारा I हो गया। तो अब नॉर्मल टू वेव फ्रंट, ये जो एंगल बचा है, ये जो एंगल बचा, यू नो दैट भाई
यहां से यहां तक टोटल 90 था, 90 में से I चला गया, ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 90 माइनस I। नॉर्मल और वेव फ्रंट के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 90 माइनस I। यहां तक होगा। अब उसके बाद ये नॉर्मल और ये हमारी सरफेस, ये नॉर्मल और ये हमारी सरफेस, ये नॉर्मल और ये हमारी सरफेस। तो नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो नॉर्मल और सरफेस के बीच में 90 डिग्री एंगल था, उस 90 में से 90 माइनस आई कर देंगे भाई, 90 में से माइनस कर दिया 90 माइनस आई, है ना। नॉर्मल और सरफेस के बीच में 90 एंगल है, उस 90 में से इतना माइनस कर दो तो बचा इतना। तो टोटल 90 में से 90 माइनस आई माइनस कर दो तो जो बचा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। वो बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये स्टोरी होती है एंगल्स की, ये स्टोरी होती है एंगल्स की। तो बार बार आप इसको रिवाइज करके देख लेना, आपको क्लियरली जूम करके समझ के क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। सेम इस तरफ भी होगा, इधर भी देख लो थोड़ा ध्यान से, इस तरफ भी देख लो जरा। फिर से क्या करेंगे हम लोग, ये हमारी इंसिडेंट है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है नॉर्मल होता है। वैसे भी नहीं समझना है तो आपको पता ही है, नॉर्मल एग्जैक्टली सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। सेम स्टोरी फिर से, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है दैट एंगल इज नोन एज व्हाट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज नोन एज व्हाट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, ये हमारा वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्टेड रे, वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में से r को माइनस कर दो, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से r को माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ है वो हमारा हो जाएगा 90 माइनस r, जो बचा हुआ है वो हमारा हो जाएगा 90 माइनस r, ठीक। उसके बाद फिर से नॉर्मल और सरफेस, नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल कितना होता है 90, तो नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल है 90, उस 90 में से इतना माइनस कर दो तो बचा क्या हमारा ये। तो नॉर्मल से सरफेस ये टोटल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री में से 90 माइनस आर को माइनस कर दो, फिर से वही बात 90 माइनस आर, तो ये जो रेस्ट ऑफ द एंगल आएगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। बस ये था स्टाइल हमारा एंगल्स का, ये कंसेप्ट था एंगल्स का। बस अगर एंगल्स के कंसेप्ट समझ में आ गए तो अब देखिए मैं दो एडी को इधर लिख देता हूं मैं, एडी इज इक्वल्स टू वी टी, ये भी हो जाएगा, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमसे। अब स्टार्ट करते हैं, मैं यहां से दो ट्राइंगल्स उठाता हूं, ठीक है, दो ट्राइंगल्स उठाता हूं मैं यहां से, एक ये ले लिया मैं, ठीक है, नामकरण कर देता हूं ए बी सी, और एक ट्राइंगल यहां पर ले लिया ये वाला हमारा, ये हो जाएगा ए सी डी। ये देखिए ये बी है, बी यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, है ना। ये ए पर एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, इसके और इसके बीच में एंगल आए, ये हो गया एंगल आए। बी से सी का डिस्टेंस बी सी हमने कितना माना है वी टी, तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी वी टी। इधर आ जाओ, ये डी 90 डिग्री है, वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट रेस पर कैसा होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। सी देखो ये लाइन और ये लाइन, ये एंगल कितना है आर है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। एडी कितना है, एडी भी कितना है वीटी है। अब यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है कि ये हमारा जो दो एंगल्स दो ट्राइंगल्स आपको जो दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में से ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसका बेस भी AC है, इसका बेस भी AC है, तो दोनों के बेस क्या हो गए सेम, इसका बेस AC, इसका बेस AC, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका एक साइड VT है, इसका एक साइड VT है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। आई एम नॉट सेइंग द सिमिलर एंगल्स, आई एम सेइंग दैट कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है। तो बोथ द एंगल्स आर व्हाट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ट्राइंगल ABC is congruent with
कॉन्ग्रुवेंट विथ, ठीक है, ट्राइंगल एडीसी। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुवेंट विथ ट्राइंगल एडीसी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा अब हमारा, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, मैं फिर भी लिख देता हूं, ठीक। एंगल्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये छोटे शॉर्ट में मैंने लिख दिया कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी। क्या लिख रहा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। देखो इधर इक्वल साइड्स है, इसका एंगल कौन है, आई, इधर इक्वल साइड है, इसके सामने वाला एंगल कौन है, आर। तो क्या कहा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, इधर बीसी का अपोजिट आई है, इधर एडी का अपोजिट आई है, तो ये दोनों सेम है, इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दो इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते थे। इसका अपोजिट कौन है, एंगल आई, और इसका अपोजिट कौन है, एंगल आर। सो दिस इज व्हाट द प्रूफ, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही हमारा इस चीज का प्रूफ था कि हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हमने ये जो कंसेप्ट बनाया ये वेव फ्रंट के हिसाब से बनाया है। किसके हिसाब से बनाया है, वेव फ्रंट के हिसाब से बनाया। तो यहां पर वी कैन से दैट लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड दैट इज इट प्रोपोगेट्स विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट के हिसाब से आगे बढ़ती है। तो हाइगेन्स ने वेव थ्योरी से प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दे दिया, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसको 2 to 3 टाइम्स आप लोग जो है वो रिवाइज करना अच्छे तरीके से, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स में भी बिल्कुल सेम है। अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, एंगल में कहीं कंफ्यूजन आए तो मुझसे फिर से पूछ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात थी, हमारी रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट के बारे में हो गया। अब बिल्कुल इसी के हिसाब से दूसरा प्रूफ करने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रूफ, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो मैंने अभी आपको बता भी दिया, इन दैट वी हैव टू प्रूव स्नेल्स लॉ, उसमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है हम लोगों को, दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो उसको प्रूफ करते हैं। तो हाइगेन्स ने दोनों चीजों को प्रूफ किया, वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ किया और रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ किया, और दोनों में से कोई एक एग्जामिनेशन में आता ही है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करना। अब अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन अभी समझ में आ गया, तो अब रिफ्रैक्शन भी आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके अंदर भी बहुत अब बोलने की और लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों को रिफ्लेक्शन में मैंने सारे कंसेप्ट्स बता दिए, ठीक है। वहाँ पर बस कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट नहीं होगा, वहाँ पर और इजी हो जाएगा, जो आप डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ साइन, वही यूज़ करेंगे हम लोग, और इजीली आपसे वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट प्रूफ, लास्ट प्रूफ दिस वन। फिर इसके बाद हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट पहले इस प्रूफ को कंप्लीट कर लेते हैं। सो हियर प्रूफ फॉर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है पता होना चाहिए सभी को, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू। ये हमारा प्रूफ होता है किसका, स्नेल्स लॉ, मतलब रिफ्रैक्शन का प्रूफ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो अब रिफ्रैक्शन होने वाला है, मीन्स हम लोगों को एक ऐसी सरफेस लेनी है जहां पर रिफ्रैक्शन हो, ठीक है। अब यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो आपको पता है 2 मीडियम है, तो रेरर और डेंसर ले लेंगे, एंड स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में अलग अलग होती है, रेरर में अलग होती है, डेंसर में अलग होती है, ठीक है। तो फटाफट इसको समझते हैं। अगेन डायग्राम का एक पार्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा हमारे, ठीक।
ये बना दिया मैंने आपके लिए, सरफेस बना दी, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं कि ये मीडियम 1 है हमारा, मीडियम 1, ठीक, तो अंदर लिखता हूं मैं ऐसे, ये मीडियम 1 है, ओके। इस मीडियम में जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, v1, और ये मीडियम रेरर मीडियम है, ठीक है। और इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लेते हैं इस मीडियम का, μ1 मान लेते हैं। क्या क्या, इसको मीडियम 1 मान लिया, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट v1 मान ली, इस मीडियम को रेरर मान लिया, मतलब एयर है, और एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन क्या मान लिया, μ1 मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, ये मीडियम 2 हो जाएगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2, क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, ठीक है। ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम, मान लिया वाटर है, ठीक है, ये एयर है तो ये वाटर है, डेंसर मीडियम, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया, μ2 मान लिया, ठीक है। चलो यहाँ तो हो गया हमारा ये सारी चीजें। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेरर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, सो इसको पहले ही लिख लेते हैं ताकि बीच में कंसेप्ट को भूल ना जाए, दैट v1 इज ग्रेटर देन v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक। फिर उसके बाद सोर्स कहीं दूर है, रेज आ रही हैं, रेज इस तरीके से आ रही हैं, ये आया हमारा, ठीक है, इधर ये लाया मैंने, अभी फिलहाल ऐसे यहाँ तक रोक दिया मैंने, ठीक है। ये रेज है हमारी, रेज कैसी है, इंसिडेंट रेज, बाकी सारी चीजें मैं बता चुका हूं। इस पर वेव फ्रंट होगा नॉर्मल, इस तरीके से वेव फ्रंट बना लिया हम लोगों ने, इसका नाम दिया हमने ए, इसका नाम दिया हमने बी, ठीक है। यहां तक स्टोरी हमारी सेम है। अभी टाइम कितना हुआ है, यहां पर जब ये पहुंचा तो हमने कितना टाइम माना हुआ है, राइट नाउ टाइम t इक्वल्स टू 0 कंसीडर, ठीक है। फिर से वही बात, हम b को कहेंगे कि हमने आपको टाइम t दिया, हमने आपको टाइम t दिया, तो फिर से सारी स्टोरी क्या होगी यहां पर सेम, ए बी क्या हो गया हमारा, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब हमने बी को कहा, हमने आपको टाइम टी दिया, आप कहाँ तक ट्रैवल करते हो, तो इसने अपना वेव फ्रंट बनाया बनाया बनाया, टाइम टी में वो यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, वो सपोज यहाँ तक पहुंचा, क्लियर, यहाँ तक पहुंचा, इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी, इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी। अगेन स्टोरी सेम होगी, इस मीडियम में वेलोसिटी कितनी है v1, टाइम हमने कितना दिया t, सो आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t के बाद क्या होगा हमारा आंसर, आफ्टर टाइम t bc इज इक्वल्स टू v1t, इसके पहले vt था, अब v1t, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी कितनी है v1t, ठीक, ओके। तो जब b को हमने टाइम t दिया, a और b दोनों टाइम t इक्वल टू 0 पर थे, हमने b को कहा टाइम t मिला, उसकी स्पीड v1 है इस मीडियम में, उसने ट्रैवल यहां तक किया, तो यहां तक इसका अपना क्या बना, वेव फ्रंट, तो यहां पर इसका वेव फ्रंट पहुंचा था, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे इसका वेव फ्रंट यहां पर आया था इस तरीके से, थोड़ा क्लियर बना दूं मैं, ऐसा, ठीक है, ज्यादा नहीं करता ना तो फिर प्रॉपर दिखेगा नहीं। तो ये बी ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बना रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, उसमें से हमने ये वाला पोर्शन यहाँ पर पॉइंट सी पर कट करके, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब जब हमने बी को, अपने समझाने के लिए बता रहा, हमने बी को कहा, वो बोलने उलने की जरूरत तो नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली लाइट है तो एमिट करेगा, बट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं, ये हो गया। अब जब बी, ए और बी टाइम टी इक्वल टू 0 पर थे, ए और बी दोनों को हमने टाइम टी दिया, तो बी कहां तक पहुंच जाता है, सी तक, बी सी इज इक्वल टू v1t। ए कहां तक पहुंचा, इसके पहले रिफ्लेक्शन हो रहा था, मीडियम सेम था, तो जितना डिस्टेंस बी ने ट्रैवल किया था टाइम टी में, उतना ही डिस्टेंस ए ने भी ट्रैवल किया था टाइम टी में,
बट अब सिचुएशन अलग है, टाइम दोनों को हमने सेम दिया। अब एक को मैं कह रहा हूँ कि आप रोड पर बाइक चलाओ और एक को बोल रहा हूँ आप रेत पर सैंड पर बाइक चलाओ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर दोनों को मैं सेम टाइम दूँ तो जो रेत पर बाइक चलाएगा वो पीछे रह जाएगा, बिकॉज वो मीडियम कैसा है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो यहाँ पर सेकेंड मीडियम हमारा कैसा है, डेंसर है। डेंसर में हमने स्पीड कितनी ली है, v2। और मैंने पहले बताया v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा होगी इसमें कम होगी। तो मान लो अगर इसने 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किया तो ये 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा क्या, नहीं 8 सेंटीमीटर, एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे अपने मन से। हाँ। तो इसके कंपैरिजन में ये उतना ट्रैवल, अगर ये इतना है तो इससे कम में आ जाएगा। हाँ लेकिन अब किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हो रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ नॉर्मल। अच्छा, इंसिडेंट और वेव फ्रंट हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। पहले इस चीज को बना लो, हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। यहां पर मैं बना लेता हूं एक नॉर्मल, इस तरीके से मैंने बना दिया एक नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे थी, अब रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होगा, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना। रेयर से डेंसर में आ रहे हैं तो रे किस तरफ आएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। पर अभी उसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि टुवर्ड्स द नॉर्मल तो आएगी, जितने टाइम में बी सी तक पहुंचे उतने टाइम में ए जो है इसके बराबर नहीं पहुंचेगा, इससे थोड़ा सा कम। तो मान लेते हैं वो कुछ यहां कहीं पर पहुंचा, सपोज यहां कहीं पर पहुंचा, ठीक है। तो यहां से हम क्या बना लेंगे, इसका वेव फ्रंट बना लेंगे इस तरीके से, ये बना लिया वेव फ्रंट। तो इसका कुछ यहां पर हमारा ऐसा कुछ रहेगा, इसका वेव फ्रंट, बट उसको बनाऊंगा नहीं तो फिर एंगल्स में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये लाइट कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, सॉरी, इस तरीके से। ये क्या हो गई हमारी, यहां पर है हमारा, नो प्रॉब्लम, चाहो तो आप बना सकते हो वेव फ्रंट, बट मैं बनाऊंगा नहीं। और ये इस तरफ रिफ्रैक्ट होगा, ये इस तरफ रिफ्रैक्ट होगा इस तरीके से, है ना। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देंगे डी। तो ये कौन सी रे हो गई हमारी, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो CD हमारा हो गया, ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। तो CD को हम क्या कहेंगे, CD इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, CD इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AD, भाई A को हमने टाइम कितना दिया t, इस मीडियम में स्पीड कितनी है v2, तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू v2t, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। सेकंड मीडियम में वेलोसिटी कितनी, v2, और टाइम कितना t, तो A से D तक डिस्टेंस, इसका आंसर कितना आ गया, v2t। ठीक है यहां तक, अच्छा कंफर्म है, नो प्रॉब्लम, यहां तक सब ठीक है। ओके, अब इसके अंदर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी, दैट्स व्हाई हम लोग सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री होगा, ये हमारी आगे बढ़ रही है रे, तो वेव फ्रंट हमेशा उस पर कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ओके। अब देखें यहां पर, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से इंसिडेंट लाइट का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल इंसिडेंट रे, बीच का एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए, ये वेव फ्रंट ए बी था, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, वेव फ्रंट ए बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में से आई को माइनस कर दो, ये जो बचा हुआ एंगल होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई, क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई। ठीक, अब उसके बाद इस नॉर्मल को देखो और इस सरफेस को देखो, नॉर्मल और सरफेस कितना होता है, नॉर्मल सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में से आप इसको माइनस कर दो, 90 माइनस आई, अभी मैंने बताया था 90 माइनस आई क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, आई आ जाएगा। तो ये जो एंगल मिला हमको, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है,
दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब इधर ध्यान से देखो, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है। अब इसको देखो, ये हमारी सरफेस, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल कितना है आर और ये एंगल कितना है 90। तो 90 में से आर को माइनस कर दिया तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस आर। तो ये एंगल कितना बचा हमारा, ये एंगल कितना हुआ हमारा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। ठीक है, सब एंगल का खेल था, समझा दिया आराम से। वीडियो को अपलोड करूंगा तो आप उसको रिवाइंड कर करके देख लेना। अब देखिए इस ट्राइंगल को देखो, ए डी सी, एक ट्राइंगल है, कितने का होता है 180 का होता है। ये 90 है, ये 90 माइनस आर है, तो भैया ये बचा हुआ एंगल कितने का होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ये कितने का होना चाहिए आर का होना चाहिए, बिकॉज एक ट्राइंगल 180 का होता है। अगर ये 90 है और ये 90 माइनस आर है तो ये कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए। 90 प्लस 90 माइनस आर प्लस आर, तो कितना आ जाएगा 180। ठीक है, ये कितना हो गया 90 प्लस ये कितना है 90 माइनस आर, तीसरा कितना होना चाहिए प्लस आर, तभी कितना आएगा 180, क्योंकि प्लस आर माइनस आर कैंसिल, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 इज इक्वल्स टू 180। तो इस तरीके से इस सारा एंगल का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ओके, बस अब कुछ नहीं है ज्यादा। हमें क्या चाहिए, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के लिए साइन आई अपॉन साइन आर चाहिए, साइन आई अपॉन साइन आर चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइन आई, साइन आई निकालेंगे। देखिए ये एंगल आई है, किस ट्राइंगल में, ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन आई इज इक्वल्स टू 90 के, अच्छा ये भी 90 होगा ना भाई, वेव फ्रंट इंसिडेंट रे के कैसे होता है 90 डिग्री, 90 के सामने वाला अपोजिट, एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो साइन आई क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है V1t, V1t अपॉन AC। तो साइन आई की वैल्यू कितनी आई V1t अपॉन AC। इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC साइन R, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला अपोजिट, अपोजिट कौन बना AD। ठीक है, तो साइन आर क्या हो जाएगा हमारा अगेन AD अपॉन AC। AD की वैल्यू V2t होगी, ये लिखा है मैंने, तो V2t डिवाइडेड बाय AC। साइन आई अपॉन साइन आर हमारे पास आ गया। हमें क्या चाहिए, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, बस तो क्या करेंगे, देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, साइन आई की वैल्यू कितनी है V1t अपॉन AC डिवाइडेड बाय V2t अपॉन AC। AC AC कैंसल, TT कैंसल, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू क्या आया V1 बाय V2। यहां तक हो गया V1 बाय V2। ठीक है, V1 बाय V2 यही लिख सकते हैं हम लोग। वी नो दैट क्या पता हमें, दैट V1 अपॉन V2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी और वेवलेंथ का एक रिलेशन मैंने आपको बताया था। V1 अपॉन V2 क्या होता है μ2 अपॉन μ1, उल्टा होता है। ठीक है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन V1। तो V1 अपॉन V2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं μ2 अपॉन V1। देयरफॉर यहां लिखता हूं मैं, देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की जगह मैं क्या लिखूंगा μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। यही तो था हमारा, ये लिखो, ये लिखो, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज व्हाट स्नेल्स लॉ। इसी को हम क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो हमने रिफ्रैक्शन के अंदर भी कंसेप्ट, रिफ्रैक्शन के इसमें भी कंसेप्ट में भी हम लोगों ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को यूज किया, हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट को, और इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्रूफ फॉर रिफ्लेक्शन किया, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंड प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन किया। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट,
दोनों में से कोई एक एग्जामिनेशन में आता ही आता है। दोनों में अच्छे से समझा दिया। ओके, कल अब इसके आगे की बात हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे, और उसके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फेनोमेना इस चैप्टर का, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, सो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।